नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिला मिश्रा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। मैंने आज अपने इस व्याख्यान के लिए जिस पुस्तक को पसंद किया है उसका नाम है 10 द्वारे का पिंजरा। यह हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका अनामिका की कृति है। इस रचना को मैंने इसलिए पसंद किया है क्योंकि इसमें एक ऐसे ऐतिहासिक पात्र को लेखिका ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है जो कहीं इतिहास में गुम हो गई, जिसने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया और उसके लिए पूरी एक मुहिम चलाई। सामान्यतया प्रश्न ये होता है कि हम किसी भी साहित्य को क्यों पढ़ते हैं। तो साहित्य को पढ़ने के पीछे का हमारा सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि साहित्य हमें जीवन जीने की कला सिखाने के साथ साथ हमारे आसपास की जो गतिविधियां हैं उससे भी हमें परिचित कराता है। वह कभी हमें इतिहास में ले जाता है, इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है उसे आज के संदर्भ में जोड़कर वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। और इसीलिए मैंने आज इस पुस्तक को पसंद किया है। यह पुस्तक जो है 2014 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और इस पुस्तक को केंद्र में रखकर जो मैंने विषय चुना है आज के इस वक्तव्य के लिए वह है समाज और स्त्री के उत्थान में शिक्षा का महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा प्रारंभ से ही एक ऐसा विषय रही है जिसे हासिल तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से समाज का एक वर्ग जो है वह स्त्री शिक्षा के विरुद्ध हमेशा ही खड़ा रहा है। और इसी पर अपनी बात प्रस्तुत करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपको मैं इस पुस्तक की जो लेखिका हैं उनसे भी परिचित करा दूँ। अनामिका जी अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में आप कार्यरत हैं। आपने हिंदी साहित्य में और अंग्रेजी साहित्य में काफ़ी मौलिक और अनुदित रचनाएं दी हैं। हिंदी में आपने 7 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है वह 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास है। अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद भी इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य इसलिए करना पसंद किया क्योंकि एक तो इन्हें हिंदी से विशेष लगाव था और दूसरे हिंदी इनकी मातृभाषा है। व्यक्ति जब भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता है तो सामान्यतः वो अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। शायद यही कारण है कि इन्होंने भी हिंदी को ही अपनी रचना के लिए अपनाया है। प्रस्तुत उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। कई इसमें छोटे छोटे खंड भी हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसकी कथा जो है वो एकदम सहज, सामान्य, अबाध गति से चलती है। इन्होंने इसमें हमारे समक्ष, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, कि इतिहास को भी इन्होंने इसमें प्रतिबद्ध किया है। इसमें इन्होंने हमारे समक्ष एक पंडिता रमाबाई नामक महिला को केंद्र में रखकर उसकी बात को प्रस्तुत किया है। सामान्यतया पंडिता रमाबाई इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं। ऐसा हमें, जब हम इतिहास को टटोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनके नाम का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। और शायद इसीलिए इन्होंने इस पात्र को केंद्र में रखकर उस समाज में, उस समय के समाज में जो मुहिम चली उसे तो इन्होंने प्रस्तुत किया और उस मुहिम को वर्तमान संदर्भों से भी हम जोड़कर देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है 8 मार्च जो अभी आ रहा है, 8 मार्च समग्र विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है। महिलाओं के अधिकार की बातें की जाती हैं, किंतु वास्तव में क्या हम उन्हें उनका अधिकार दे पाए हैं, यह एक सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। घर परिवार से लेकर समाज में उन्हें उनका स्थान और सम्मान प्राप्त होना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब स्त्री शिक्षित होगी। और शायद यही कारण है कि पंडिता रमाबाई ने शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, या कहें तो ऐसा शस्त्र है जो हमारे समाज में स्त्री को उसका अधिकार दिला सकता है। आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा, बाल विवाह
जैसी प्रथाएं कायम हैं, इन्हें भी शिक्षा के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए ही नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आज सब हम करते हैं, बल्कि घर परिवार और समाज को एक नई दिशा देने वाली होनी चाहिए। इसी संदर्भ में इन्होंने पंडिता रमाबाई का उल्लेख किया है। यह जो उपन्यास है, इसकी पूरी जो कथा है वह पंडिता रमाबाई के इर्द गिर्द ही घूमती है। पंडिता रमाबाई के साथ साथ इन्होंने अन्य पात्रों को भी केंद्र में लिया है, लेकिन मुख्यतः पंडिता रमाबाई ही हैं। पंडिता रमाबाई के पिता एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। जिस समाज में लड़की को पढ़ाने का प्रावधान नहीं था, वहां उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और यही विरासत रमाबाई को भी मिली, लेकिन इसकी बड़ी कीमत इनके पिता को चुकानी पड़ी। रमाबाई के पिता, जो मूलतः महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से आते थे, उन्हें वहां से बहिष्कृत कर दिया गया और वे आंध्र प्रदेश के गंगामूल में आकर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जहां उनका मूल उद्देश्य था कि वे स्त्रियों को शिक्षित कर सकें। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी बेटी को भी शिक्षा देना अनिवार्य समझा, और यहाँ तक कि उन्होंने यह माना कि यदि मेरी बेटी शिक्षित होगी तो केवल मेरी बेटी ही नहीं शिक्षित होगी, बल्कि समाज का एक बड़ा तबका शिक्षित होगा। क्योंकि एक स्त्री यदि शिक्षित होती है, एक लड़की यदि शिक्षित होती है, तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है तो एक समाज शिक्षित होता है। स्त्री के विचारों में अगर परिवर्तन आता है तो घर परिवार के लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है, और वहीं से समाज में भी परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही कारण था कि उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि उनकी बेटी भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा पाए। लेकिन समाज ने इन्हें अस्वीकार किया, इन्हें बहिष्कृत किया, लेकिन फिर भी ये अपने इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ते रहे। साथ ही उस समय के समाज के लोगों का भी यह मानना था कि यदि स्त्री पढ़ती है तो समाज की जो पूरी एक व्यवस्था है वह चरमरा जाएगी। इसी संदर्भ में इन्होंने लिखा भी है कि स्त्रियां यदि चूल्हा चौका भूलकर ज्ञान विज्ञान में रस लेने लगी तो सारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। समाज के अग्रणी शास्त्रों की दुहाई देकर इनकी शिक्षा का विरोध करने लगे। किंतु जब रमाबाई ने ये सारी चीजें देखी कि समाज के लोग जो हैं वो स्त्रियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उन्हें आगे नहीं आने देना चाहते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होने देना चाहते हैं, तब उन्होंने इन्हीं धर्म शास्त्रों को केंद्र में रखकर उसमें से लगभग 300 ऐसे संदर्भ छांटे जहां पर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि भाई स्त्री को भी शिक्षा का महत्व मिलना चाहिए, स्त्री को शिक्षित होना चाहिए। लेकिन उनकी इस बात को उस समय के जो धर्मगुरु अपने आप को कहते थे वे स्वीकार नहीं कर पाए। रमाबाई हमेशा ही कुछ अलग करने की इच्छा रखती थी। जो स्त्रियां घर में पर्दे में रहकर अपना अस्तित्व ही भूल गई थी, उन्हें वे बाहर लाना चाहती थी, और यह तभी संभव हो सकता था जब वे स्वयं समाज के बने बनाए ढांचे को तोड़ती, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। हमारा समाज स्त्री को दोष देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। इस उपन्यास में भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर स्त्रियों पर उंगली उठाई जाती है। उन्होंने इस उपन्यास में एक कथा का भी वर्णन किया है जहां पर सूर्य देवता अपनी पत्नी छाया पर लांछन लगाते हैं, क्योंकि उनका जो पुत्र है शनि वह सांवले रंग का है। और इसी संदर्भ को केंद्र में रखकर रमाबाई अपनी बात कहती हैं, लेकिन तभी जितने भी वहां उपस्थित पंडित होते हैं वे खड़े हो जाते हैं और वे ऐसा कहते हैं कि एक कुमारिका के मुख से ऐसे प्रसंगों की खुली चर्चा धिक्कार है। इस पर रमाबाई के पिता जो उत्तर देते हैं वह सचमुच हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वे कहते हैं, इतनी असहिष्णुता, ऐसी संकीर्णता, वाणी के वर्चस्व की साधना व्यर्थ है। यदि स्त्रियों और अन्य अनादृत समूहों को बोलने की भी स्वाधीनता न हो, वाणी की अधिष्ठात्री देवी स्वयं भी तो स्त्री काया में है। जैसा कि हमें पता है कि माँ सरस्वती की हम उपासना करते हैं, तो माँ सरस्वती भी एक स्त्री है, लेकिन फिर भी हम
स्त्री की हमेशा से ही अवहेलना करते आए हैं। इस उपन्यास में दूसरे कई प्रसंग आते हैं जहां पर स्त्रियों को आगे बढ़ना, उन्हें शिक्षित होने, इसके संदर्भ में अपनी बातें कही गई हैं। किसी भी समाज में परिवर्तन तभी आता है जब स्त्री के विचारों में परिवर्तन आता है, क्योंकि वही समाज की धुरी है। इसी कारण उसके उत्थान के लिए राजा राममोहन रॉय, अंबेडकर, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जैसे कई महानुभावों ने निरंतर इस दिशा में कार्य किया। इन सभी का मानना था कि एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार तथा समाज को न केवल शिक्षित करेगी बल्कि उसके सोच में भी परिवर्तन लाएगी। इस उपन्यास में कई ऐसे स्थान और प्रसंग हैं जो स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत करते हैं। कई स्थानों पर जड़ परंपरा का विरोध है। इन सभी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि स्त्री ही इन मान्यताओं और परंपराओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य क्यों है। समाज की जितनी भी रूढ़ियां, जितनी भी परंपराएं, जितनी भी मान्यताएं, जितने भी बंधन हैं, वे सभी स्त्री के लिए ही क्यों हैं। जैसे जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो कपड़े, गहने से लेकर वाणी व्यवहार में भी संयम का आग्रह करने के लिए यह समाज उसे मजबूर करता है। पहले के समय में तो उसके केश काट दिए जाते थे, जिससे कि हमेशा उसे इस बात का एहसास रहे कि वह दूसरों से भिन्न और हीन है। आज भी हम देखते हैं कि यह प्रथा अपना रूप बदलकर कायम है। शिक्षा ही इसे और इस प्रकार की सोच रखने वालों की मानसिकता में परिवर्तन ला सकती है। जिस प्रकार ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने इसकी पहल की, उसी प्रकार हर किसी को करनी होगी। ज्योतिबा फुले के मानस पुत्र सदाव्रत की मृत्यु हो जाने पर जब उनकी पत्नी रमाबाई के केश काटे जाते हैं, तब ज्योतिबा फुले स्पष्ट कहते हैं कि रमाबाई के लंबे केश नहीं कटेंगे। समस्त नारियों को एकजुट किया जा रहा था कि विधवाओं के केश कर्तन से वे साफ इनकार कर दें। शोक भी प्रेम की तरह प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। यदि कोई प्रकृति के घात से शोक संतप्त है तो समाज का काम है उसके जीने की राह खोलना, न कि उसे अवरुद्ध करना। कहने का तात्पर्य है कि हमारा समाज हमेशा से ही स्त्री को बेड़ियों में जकड़ता आया है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे शास्त्र के नाम पे, चाहे समाज के रीति रिवाजों के नाम पर। और रमाबाई का यह मानना था कि स्त्री को इन बेड़ियों को तोड़ना होगा। समाज में किसी का भी स्वाभिमान तभी बना रह सकता है जब वह अपनी रोजी रोटी के लिए खुद मेहनत करे, दूसरों पर आश्रित न रहे। स्त्री आज तक इसी कारण दबी हुई थी क्योंकि वह कुएं के पानी की तरह बंधी हुई थी, जिसमें अंदरूनी हलचल तो थी लेकिन वह बह नहीं सकती थी। उसे भी अब नदी की तरह बहना होगा, अपने साथ गंदगी को भी बहाते हुए निर्मल होना होगा, और वह हो भी रही है। धर्म और राजनीति दोनों ही स्त्री और शूद्र को पीछे ढकेलते हैं, लेकिन इनका काम भी इन्हें आगे बढ़ाना होना चाहिए। इस उपन्यास में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें इन्होंने स्त्री के साथ साथ हमारे समाज का जो निचला तबका है, दलित है, आदिवासी है, उनके विषय में भी अपने प्रश्न, अपनी चिंताओं को इन्होंने उठाया है। और सभी के मूल में, सभी के केंद्र में इन्होंने शिक्षा को ही रखा है, क्योंकि शिक्षा ही हमें जीवन जीने की राह बताती है और हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है। साथ ही शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमें अपनी परंपरा और संस्कृति से प्रेम करना सिखाती है। शिक्षा पा जाने का अर्थ यह नहीं है कि हम एकदम शिक्षित होकर अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृतियों को भूल जाएं, बल्कि हमारा यह दायित्व है कि हम उसे भी आगे बढ़ाएं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में जो कुछ अच्छा है उसे भी हम अपनाएं, न कि पाश्चात्य की देखा देखी हम अपनी संस्कृति का तिरस्कार करें। इस बात की भी ओर इन्होंने संकेत किया है। इस उपन्यास में इन्होंने कविता का भी प्रयोग किया है, क्योंकि कविता सामान्यतः मानव हृदय को झकझोरने का सबसे सशक्त माध्यम है। और मैं इसमें कुछ कविताओं की पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्या जाने कब बदलेगी हवा,
कब बारिश लाएगी उसको, धूल भरी गर्मी और घूमते बगुलों के बाद। दूसरी एक कविता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं, हंसती है वृद्धा की टिकुली, हंसता है आंखों का दिया, हंसती है रेहू की छटर पटर, हंसता है सेमल का बिया, हंसते हैं वाचस्पति के ग्रंथ, हंसते हैं, हंसती है भामतिया टीका, हंसते हैं महाकाल, हंसती है काली, हंसती है भटकोइया की भीगी खुशबू, हंसता है बंगाल का काला जादू, हंसते हैं ये मेरे ख्वाब भी उड़नछू है, ये उड़नछू हैं, उड़ भी गए लेकिन तो क्या, छू की छनक इनमें बाकी रहेगी, एक धमक इनमें बाकी रहेगी। इन सभी के अतिरिक्त लेखिका ने इस उपन्यास में जिन और मुद्दों को उठाया है उसमें स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां, सामंतों का अत्याचार, किसान की दशा, लोक भाषा व लोकगीतों का प्रयोग, संघर्ष, विद्रोह, प्रेम, नवजागरण, अंग्रेजी शिक्षा, देश के प्रति समर्पण, वर्तमान स्थिति, आदिवासियों की समस्याएं और उनका विद्रोह, धार्मिक एकता, इन सारी चीजों को इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन केंद्रवर्ती बिंदु इसका यही है कि शिक्षा ही हमारे समाज और स्त्री में परिवर्तन ला सकती है। कुल मिलाकर इस उपन्यास की भाषा एकदम संयत, सरल है, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है, 2 खंडों में यह उपन्यास विभाजित है। अंत में कविता की एक पंक्ति कहकर मैं अपना वक्तव्य यहाँ पूरा करूंगी। स्त्री के संदर्भ में, अहो मैं मुक्त नारी, मेरी मुक्ति धन्य है, पहले मैं मूसल से धान कूटा करती थी, आज उससे मुक्त हुई, गई मेरी दरिद्रावस्था के छोटे बर्तन, मैं जिनसे घिरी हुई बैठा करती थी, मैली कुचैली, गया मेरा निर्लज्ज पति गया, जो मुझे उन छातों से भी तुच्छ समझता था जिन्हें बनाता था वह जीविका के लिए। अर्थात जो पुरुष छाते बनाता है अपनी जीविका के लिए, वही उसी छाते का प्रयोग वह स्त्री को मारने के लिए करता है। लेकिन यदि स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, शिक्षित है, तो वह इसके प्रति विद्रोह करके समाज में अपना एक अस्तित्व कायम कर सकती है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।